हाँ जी बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने खत्म कर दिया है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर अपना लाइफ प्रोसेस वो भी हमने खत्म कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में एक चीज ये करना कि इस चैप्टर में ना बीच में क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा लिंक है। जो फर्स्ट शुरू में आप टॉपिक्स पढ़ोगे वो पूरे के पूरे अप्लाई होने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। ठीक है, और चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स में 9 to 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो आप ये मान के चलो अगर आपकी फिजिक्स जो है वो 25 मार्क्स की है तो 25 मार्क्स में से 9 और 10 का यही चैप्टर आने वाला है। चैप्टर काफी बड़ा है, नो डाउट। 15 से 20 दिन अपने लग जाएंगे इसमें, आराम से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स करते हुए, PYQs करते हुए। ठीक है, तो चलो शुरू कर रहे हैं चैप्टर को। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल वही सेम है बच्चों जो आपने साउंड के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। और हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह की इमेजेस बनाता है प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये भी आपने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है। तो आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ही बेसिक सा होने वाला है। चलिए शुरू कर लेते हैं लेक्चर को। देखिए, जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं बच्चों, तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में आपसे सवाल पूछा गया है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, है ना। हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं जिनकी हेल्प से हम चीजों को देख पा रहे हैं। देखिए ये सबको पता है, बेसिक सी बात है। हाँ जी बताइए, क्या क्या चीजें चाहिए अगर हमें किसी चीज को देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो हमें क्या क्या चाहिए? एग्जैक्टली राइट, है ना। सोर्स ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट। मैम लाइट चाहिए, लाइट का कोई सोर्स चाहिए जिससे लाइट जाएगी, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड रेज है मैम वो हमारी आंखों में आएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना। सो से फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बना लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट सन, है ना। एक बेसिक सी चीज पढ़ रहे हैं कि सन जो है वो यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है। मैम इस सन से जो है वो आने वाली है बहुत सारी लाइट रेज। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट कोई भी हो सकता है, हमने सन का एग्जाम्पल ले लिया है। और मैम से फॉर एग्जाम्पल ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है ये लाइट रेज, ये कोई ऑब्जेक्ट है। और मैम इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, वो बाउंस बैक होगी इस तरीके से। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है मैम ये आने वाली है हमारी आंखों के अंदर। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर है आपकी बच्चों आई। सो क्या हुआ, यहां पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैम लाइट रेज पड़ी हैं, वो रेज वहां से बाउंस बैक हुई हैं। उनका क्या हुआ है बच्चों, ये रेज यहां से हुई है रिफ्लेक्ट, मतलब यहां पे देखने के लिए मिल रहा है हमें रिफ्रैक्शन ऑफ रेज, यानी कि इंसिडेंट रे आई ऑब्जेक्ट पर और रिफ्लेक्टेड रेज वहां से बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों में ये आ गई। ठीक है, हमारी आंखों ने क्या कर लिया, इनको लाइट रेज को रिसीव कर लिया और इसकी वजह से हम चीजों को देख पाए हैं। और फाइनली आपको पता है किसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, हमें पता है कि मैम यहां पर हमारी आंखों के अंदर एक ऑप्टिक नर्व होती है जो फाइनली क्या करती है बच्चों, जो फाइनली मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन के पास। सो यहां से आई से जो सिग्नल है वो जाता है किसके पास बच्चों, वो जाता है ब्रेन के पास। और फाइनली ब्रेन ही बच्चों इन चीजों को एनालाइज कर पाता है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो कितनी दूर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सारी बातें। ठीक है, ये सारी बातें हमारा ब्रेन ही जो है वो एनालाइज करता है। तो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा बच्चों मैसेज, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। इसका मतलब मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स होना जरूरी है जिसमें से लाइट एमिट होगी और वो जाकर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। ऑब्जेक्ट से वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होगी, बाउंस बैक होगी और वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो हमारी आईज उनको रिसीव करेंगी, तब हम चीजों को देख पाते हैं। इसका मतलब जितनी भी चीजें बच्चों हम अपनी सराउंडिंग्स में देख पा रहे हैं उनसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आ रही है, इसलिए हमें चीजें नजर आ रही है। ठीक है, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने पढ़ा है बच्चों, अगर हम आगे आगे चलते हैं चैप्टर में, देखो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, बट एक बार बहुत जरूरी है इनको एक बार समराइज कर लेना सारी चीजों को। देखो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है मैम इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो लाइट को मैम इमिट कर रहा है। और यहां पर हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। कौन कौन से बच्चों, एक अपना होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और बच्चों दूसरा होता है यहां पर
आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल क्या होता है बच्चों? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैम वो चीजें जो होती हैं अपनी मैन मेड, तो यहां पर इनको हम लिख सकते हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों यहां पर। इनका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? एग्जाम्पल दीजिए। हाँ जी बताइए एग्जाम्पल। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का क्या एग्जाम्पल है बच्चों? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में मैम अपना आ जाएगा सन एंड स्टार्स। ठीक है, और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में क्या आ जाएगा बच्चों? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में मैम अपने आ जाएंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, ये सभी बच्चों को पता है। और क्या आ जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बट ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं कि मैम हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं। एक सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है, उस सोर्स से जो है वो लाइट जाकर स्ट्राइक करेगी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी हमारी आंखों के अंदर, तो तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लाइट का जो सोर्स है उसका क्या मतलब होता है? सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट। ये दो टाइप का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल में अपने आ जाएंगे बच्चों सन एंड स्टार्स, और बच्चों आर्टिफिशियल में आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, है ना, और भी बहुत सारे हैं। सो ये सोर्सेज भी आपको यहां पर पता होने चाहिए। अब ये तुम मुझे बताओगे क्योंकि तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सारी पढ़ी हुई है। हाँ जी जल्दी बताओ, कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बता दो। साउंड के बारे में क्या क्या पढ़ के आए हो 9th क्लास में? हाँ जी। स्पीड के बारे में क्या पढ़ा था? और किसकी ज्यादा होती है? साउंड की स्पीड पढ़ के आए कि मैम बहुत कम होती है। हाँ जी, मैकेनिकल वेव्स क्या थी 9th में? मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? 9th क्लास में पढ़ा था ना मैम, वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जैसे साउंड, है ना, लेकिन इसका ऐसा कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कैसी वेव्स हो जाएंगी? लाइट वेव्स। मैम ये होती हैं अपनी नॉन मैकेनिकल। तो 2-3 बातें लिखो जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है साउंड के लिए, लेकिन साउंड से ऑपोजिट है यहाँ पे। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखोगे? लिखो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन को और क्या क्या पढ़ा था फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में? क्या क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के? क्या क्या नाम थे? कहां कहां स्ट्रेट लाइन मोशन के क्या क्या नाम थे बच्चों? मोशन इन 1D, क्या एक नाम बताओ जल्दी, वो एक बढ़िया वाला नाम था जो इसका। हाँ जी, हु विल टेल? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक नाम क्या था? और रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा नहीं था? पढ़ लो कोई बात नहीं। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है लाइट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट साउंड वेव की तरह लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने का। इसका मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई मीडियम नहीं है? वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल दो जल्दी बोलो। स्पेस। लाइट ट्रैवल्स, लाइट पूरा ही लिख लो इसको, लिखो लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इट कैन मूव इन वैक्यूम ऑल्सो। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे कई सालों घमासान युद्ध चला है साइंटिस्ट लोगों का, कि जो लाइट है वो वेव है या पार्टिकल है? तो दोनों है। लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल का मतलब है दो बिहेवियर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तुमने कौन कौन से पार्टिकल्स पढ़ रखे हैं? हाँ जी बताइए जरा, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पढ़ रखे हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी तरीके से इसमें लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, पर डिटेल में नहीं जाएंगे,
इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताऊंगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वहां पे पढ़ लेंगे उसको। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछ ले आज की डेट में कि कैसी नेचर है इसकी, लाइट की, तो लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है और कोई मीडियम दोगे तुम, हवा में, पानी में, कहीं भी ट्रैवल कर लेगी। स्पीड लेकिन अलग अलग होती है, तुम्हें पता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है लाइट की? वैक्यूम। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, है ना। वैसे बड़ा सा नंबर होता है 299,792,458 समथिंग लाइक दैट है। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? नहीं करा? लास्ट लिखो, लिखो स्पीड हैज मैक्सिमम, लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। एयर में भी थोड़ी सी ऊपर नीचे इतनी ही ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है, वो वैल्यू के डिफरेंस में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3-4 बातें बच्चों याद रखनी है। क्या? ये पूछेगा नहीं तुमसे कोई, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने साउंड वेव्स पढ़ रखी है 9th क्लास में। उनको मीडियम की जरूरत पड़ती थी, कैसे पता था? कौन सी एक्टिविटी करी थी 9th क्लास में इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए? क्या एक्टिविटी थी वो? एक चैप्टर की शुरुआत में ट्यूनिंग फॉक वाली तो नहीं थी, बताओ जल्दी। हाँ जी बताओ, कौन सी एक्टिविटी पढ़ी थी? बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट याद है? बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था साउंड वाले चैप्टर में। क्या दिया हुआ था? कि एक बार घंटी अंदर रखो बेल जार के, ठीक है, फिर पूरी वैक्यूम क्रिएट कर दो, बेल जार के अंदर एयर निकाल दो, फिर घंटी बजाओ। चलो कुछ नहीं पढ़ रखा, मतलब इधर आओ, जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो चुपचाप। हाँ जी, लाइट की कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज याद रख लेनी अगर एमसीक्यू आ जाए। वैसे आज तक आया नहीं है यहाँ से सवाल, लेकिन एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। क्या? कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है, सीधे सीधे चलती है किसी भी मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम में, है ना। इंटरफेस पे देखेंगे चीजें चेंज होती है, ठीक है। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है लाइट की? वैक्यूम में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई मीडियम नहीं चाहिए मैम, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है और मीडियम में तो ट्रैवल कर ही लेगी, ग्लास, लाइट, है ना, एयर, हर जगह कर लेगी। और चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पड़ी है बच्चों? डुअल नेचर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी। अब इन पे पूरे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, पूरा रे ऑप्टिक्स है, पूरा वेव ऑप्टिक्स है, पूरे चैप्टर्स हैं इनकी दोनों नेचर के ऊपर, ठीक है। तो जिनको फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो वहां जगा देना अपना इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ जी, कौन कौन से टाइप के मीडियम होते हैं जिनसे अपनी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है? 3 टाइप के मीडियम है, लिख लो। बहुत बेसिक है, उसमें दिया नहीं हुआ है, बट मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ ये चीजें, क्योंकि कहीं कहीं पर बीच बीच में इन्होंने अपने आप ही खुदा रखा है कोर्स में कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, और तीसरा कौन सा होता है बच्चों? ओपेक। कौन सी क्लास में पढ़े थे? चलो बता दो फिर, इसी बात पे पढ़े थे तो बोलिए जल्दी। एग्जाम्पल दो, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल। और हाँ जी बताओ जल्दी, 7th 8th सबने पढ़िए। ग्लास, हाँ जी, और हवा, और उसमें बताओ, ट्रांसलूसेंट बताओ, पेपर, और ऑयल किस में आएगा? इसी में आ जाएगा। ओपेक बताओ, है मेटल, लकड़ी, और भी बहुत सारे हैं। अब ध्यान से सुनो, लाइट के रिस्पेक्ट में क्या क्या, एक एक दो लाइनें लिखनी है, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना। हाँ जी, ये जो अपने ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, लाइट इनके थ्रू बहुत इजीली, फ्रीली, दूर दूर तक ट्रैवल कर सकती है। लाइट ट्रैवल फ्रीली
ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जो लाइट है वो कितनी भी दूर तक चली भागी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसको। लेकिन इनमें क्या दिक्कत आती है? हाँ जी, लाइट ट्रेवल्स शॉर्ट डिस्टेंसेस। और इसके बाद क्या होता है? थोड़ा ट्रैवल तो कर लेगी, ठीक ठीक दिख भी जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? फिर क्या दिखना शुरू हो जाता है? देखा है कभी? इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ओपेक का तो पता ही है, ओपेक का तो सारा कहानी है। हाँ जी, ओपेक में क्या होता है? क्या इसके थ्रू लाइट ट्रेवल करेगी? लाइट डज नॉट ट्रेवल थ्रू व्हाट? ओपेक। तो ये पता होना चाहिए। बीच बीच में कभी तुमसे पूछ लें स्कूल में, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो पता है 7th 8th में पढ़ के आए हैं सारे कि कौन सा मीडियम है, क्या एग्जाम्पल है ना, होता क्या है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो है जिसमें लाइट बहुत अच्छे से दौड़ रही है, भाग रही है, सीधी सीधी जा रही है। और ट्रांसलूसेंट मीडियम वो है जिसमें बहुत अच्छे से नहीं दौड़ पा रही, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी जो है वो घट जाती है ग्रेजुअली। ओपेक से तो जा ही नहीं रही। और ओपेक वाले केस में क्या चीज होती है? एक चीज बनती है जो, हाँ जी, क्या बनती है? अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट मारोगे तो शैडो फॉर्मेशन होती है। ये सब पढ़ रखा है 7th 8th में, पूरी पूरी किताबों में ये सब दिया हुआ है डिटेल में। नेक्स्ट चले, लिखो जल्दी। तो ये बेसिक बेसिक सी कुछ बातें हैं, ये पढ़ लोगे चैप्टर में खुश रहोगे। लेकिन चैप्टर अलग ही चीज है, चैप्टर में स्फेरिकल लेंसेज, मिरर्स और ये सब पढ़ने हैं हमने। तो ढंग से पढ़ लेना जरा, डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ। हाँ जी, नेक्स्ट ये भी पढ़ रखा होगा शायद कभी ना कभी। रे ऑफ लाइट क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, इस चीज को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। बताइए जल्दी, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? पढ़ा है कभी? पढ़ा है? हाँ जी, रे ऑफ लाइट पढ़ा है कभी? एक चीज, क्या एक चीज? और बीम ऑफ लाइट क्या है? हाँ जी, रे ऑफ लाइट क्या होती है? से फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा अभी कि मैम लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है। से फॉर एग्जाम्पल ए से बी जाना है लाइट को, तो क्या कैसे जाएगी? हाँ जी, अगर पॉइंट ए से बी पे लाइट जा रही कैसे जाएगी? मैम अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी तो ऐसे जाएगी, है ना। सो बेसिकली रे ऑफ लाइट जो है उसे तुम देख नहीं सकते, है ना। तुम हमेशा क्या देखती है वैसे? ये दोनों क्या है? ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए कुछ अजम्पशंस है, मैथमेटिकल टूल्स हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए टूल्स हैं, ये असली में कुछ एग्जिस्ट नहीं करती कि मैम हम रे देख लेंगे, क्या नहीं दिखेगी, ठीक है। सो ये अजम्पशंस हैं। बेसिकली ये क्या है मैम, जब हम स्ट्रेट लाइन पाथ को स्टडी करना चाहते हैं ना लाइट रे के, लाइट के, तो हमने ये एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन पाथ की रिप्रेजेंटेशन है ये एक, ठीक है। सो लिख लो इसके बारे में एक लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ। रे एग्जिस्ट नहीं करती असली में, रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। जैसे वो पढ़ा था वहां, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती थी? केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही यहां पर लाइट को तुम देख नहीं सकते ना, लाइट ऐसे ट्रैवल करती। लेकिन अगर हमें इसके स्ट्रेट लाइन पाथ को दिखाना है कि रे किस, जो लाइट है वो किस स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रही है, तो मैम उसको ऐसे हमें एक रे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या होता है मैम? ये कुछ नहीं होती, बहुत सारी रेज के बंडल को बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है मैम, बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट रेज को मिला के बीम बोल दिया है, और एक सिंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, तो मैम उसको हमने बोल दिया है क्या बच्चों? उसको बोल दिया है मैम रे ऑफ लाइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं।
अभी हम पूरे चैप्टर में रे ड्रॉ करने वाले हैं लाइट की हर जगह, ठीक है। हर डायग्राम में तुम देखोगे कम से कम 2 रेज हम ड्रॉ करेंगे। कुछ रूल सेट किए हुए हैं आगे, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रूल सेट किए हुए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने के, विद द हेल्प ऑफ मिरर और लेंसेज। तो उनके लिए ये चीज समझनी जरूरी है। तो ये असली में एग्जिस्ट नहीं करती रही है, क्या ये एक मैथमेटिकल टूल है मैम, एक टूल की तरह है, ये साइंटिस्ट लोगों के द्वारा डिजाइन करी गई है, इसको यूज करते हैं बस, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करती है, तो बस रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से दिखा दिया और रे का नाम दे दिया कि रे बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरे चैप्टर में रे ही रे करने वाले हैं। हाँ जी, ये भी सब तुमने पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पिछले साल किस चीज का रिफ्लेक्शन पढ़ के आए हो? साउंड का पढ़ के आए हो। सेम है, बिल्कुल सेम जो वहां पढ़ा था। अब तुम बता दो मुझे, पहले तुम रिफ्लेक्शन बताओ क्या होता है, और फिर मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे हम डिस्कस करेंगे, लॉज को। हाँ जी, हु विल टेल? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कौन कौन पढ़ के आया 9th क्लास में? रिफ्लेक्शन का मतलब तो सभी को पता होगा, क्या होता है? बाउंसिंग बैक, जैसे कि बाउंसिंग, ए टप्पा खा के देख। हाँ जी, बाउंसिंग बैक का क्या मतलब है बता? किसी चीज को मैम, जैसे लाइट है, इसको फेंकेंगे और ये टकरा के क्या होगा, आएगी हमारी आंखों में, हम रिसीव करेंगे इसको। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? वही मतलब है जो तुम वहां लिख के आए हो सारा का सारा साउंड वाले चैप्टर में। अगर एक लाइन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसके बारे में, लाइट के बारे में। अगर एक लाइन लिखनी हो तुम्हें तो तुम क्या लिखोगे? क्योंकि ये सेम चीज तुम 9th में पढ़ के आए हो। क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फिर और आगे? ठीक है। और पॉलिश सरफेस बोला इसने, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या मीडियम चेंज हो जाता है लाइट का? एक सेम मीडियम में बात करते हैं, सेम मीडियम में क्या मतलब है मैम? से फॉर एग्जांपल ये कोई ग्लास है, ठीक है, कैसा सरफेस है इसका? हाईली स्मूथ है मैम। और हमने लाइट रे को ऐसे फेंका और ये बाउंस बैक हो गई, तो मैम इसी चीज को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो लिखो, डेफिनेशन लिख लो, वही जो 9th में लिख के आए हो सेम। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहां से कहां? फ्रॉम हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लास्ट में, इन द सेम मीडियम। मीडियम चेंज नहीं होता। ये नहीं कि जो रे तुमने फेंकी थी वो फेंकी थी तुमने किस में से? एयर में से, और जो तुम्हें रे मिली है बाउंस बैक होके वो तुम्हें मिल रही है वाटर में, नहीं। फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन कहते हैं अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कहां से? एक बार जाएगी लाइट, टकराएगी, वापस आएगी, और मीडियम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है यहां पे, नहीं तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ जी, पॉलिश सरफेस की क्या जरूरत है? बहुत स्मूथ सरफेस की क्या जरूरत है? ये भी तुमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। जल्दी बताओ, छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था? रेगुलर और इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कुछ पढ़ के आए हो, है ना? बताओ जल्दी। पढ़ा था ना शायद, कौन सी क्लास में पढ़ा है? 7th में पढ़ा है शायद, 8th में ताजा ताजा ही होगा। जल्दी बताओ। रेगुलर और इरेगुलर डिफ्यूज टाइप है कुछ ऐसा पढ़ के, ये तो पढ़ के आया अरफात तो। है ना, पढ़ रखा है ना? वो वैसे है नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी नहीं उसको, मैं तुम्हें पूछ रही थी तुम्हें आता है कि नहीं। जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेगुलर, और डिफ्यूज होता है जैसे पेपर वगैरह ना, हमें दिखता नहीं है पेपर, हमें लगता है ऐसा कि बहुत स्मूथ है, बट स्मूथ नहीं है। जो वापस बाउंस बैक होकर लाइट जाती है वो सारी अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है ना? अगर तुम्हें डायग्राम्स याद हो, तुम्हारी छोटी क्लासेस की बुक्स में शायद डायग्राम भी दिए हुए इन चीजों के, ठीक है, याद नहीं है लेकिन। हाँ जी, ये ध्यान रख लेना। अब चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, जो हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जल्दी, ठीक है। अभी तक हम कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो हमारी, अब ध्यान से सुनो जरा एक बात, पक्का आता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, नहीं तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। ऑल्टरनेट आते हैं, कभी 2 नंबर में इसको डाल देता है, कभी पीछे से उसको डाल देता है, रिफ्रैक्शन को पक्का आना है। तो दोनों रेडी कर लेना अपने। हाँ जी, डायग्राम बनाइए जल्दी।
अगर हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना है तो मैम से फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक मिरर है, हाईली पॉलिश सरफेस है कोई, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना जरा, वो साउंड के केस में क्या थे? वो सेम है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेम यहां भी है, सेम। हाँ, और इंसिडेंट रे नॉर्मल सारी क्या होती हैं? प्लेन क्या होता है? देखो, अगर ये कोई पॉलिश सरफेस है और मैं इस सरफेस पे यहां पे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर रही हूं, ये क्या है? ये है मैम एक इमेजिनरी प्लेन। अभी मैं तुम्हें हाथ से बता रही हूं, एक मिनट रुको, ध्यान से सुनो। ये है हाईली पॉलिश सरफेस और ये है प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मैम हमने ये वहां भी पढ़ रखा है साउंड में, यहां पे भी सेम होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है जो आएगी सरफेस पे टकराएगी वो, और जो मैम हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या नॉर्मल भी रे होती है क्या? नॉर्मल रे नहीं होती। नॉर्मल क्या होती है बच्चों? किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। कौन से पॉइंट पे? कौन से पॉइंट पे? आई सेड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एग्जैक्टली। ध्यान से सुनो जरा, इधर सुनो ध्यान से। ये एक हाईली पॉलिश सरफेस है, ये ऐसे, इसके ऊपर हम लाइट को स्ट्राइक करवा रहे हैं, ठीक है, और प्लेन ऐसे है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो ये प्लेन है ना, इससे टच होंगी तीनों। ये इंसिडेंट रे भी ऐसे तुम्हारे प्लेन से टच रहेगी इस तरीके से, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस पे टच रहेगी, और जो तुम्हारी नॉर्मल है वो भी एक 90 डिग्री है इस तरीके से। और सारी किस पे अटैच्ड है? इमेजिनरी प्लेन पे सारी टच होंगी ऐसे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। सो लिखो इसको और इसका डायग्राम बनाओ बेहतरीन वाला, जो तुम्हें दोबारा पढ़ के समझ में आ जाए। हाँ जी, व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे, ये वाली। एक चीज और बहुत गलत करते हो, रिफ्लेक्टेड को जब पूरा चैप्टर पढ़ रहे होगे इसी को रिफ्रैक्टेड लिखोगे, वहां जाके रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज करोगे हर चीज में। हाँ जी, ये क्या है बच्चों? नॉर्मल टू द मिरर। कौन से पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये तो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है अरफात? हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है? जहां पर मैम इंसिडेंट रे जो है वो टकरा रही है किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, डायग्राम भी तुम्हें आना चाहिए। लॉज वही है, लिख लो अपने आप, जल्दी लिखो, ठीक है, सेम जो पहले पढ़ के आए हो। हाँ जी, ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। पहले इनके बारे में लिख लो। अगर यही नहीं पता है ये है क्या, तो फिर लॉज नहीं लिख पाओगे। लिखो जरा, लिखो एंगल आई क्या है? एंगल आई है मैम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है बच्चों ये? किसके बीच का एंगल होता है? एंगल बिटवीन व्हाट? इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। और नॉर्मल को एक बार लिख लो। नॉर्मल किस पे है? नॉर्मल टू मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एक ही बार लिख लो इसको, बार बार फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एंगल आर क्या है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन, लिखो फटाफट। पहले तो ये लिख लो कि कौन क्या है, पूरा पता होना चाहिए। कौन इंसिडेंट रे है, कौन रिफ्लेक्टेड रे है, कौन नॉर्मल है, नॉर्मल को कहां पे ड्रॉ किया हुआ है, प्लेन क्या है, ठीक है, और पॉलिश सरफेस कहां है, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें इसे देख के डायग्राम याद आ रहा हो, अगर तुम्हें साउंड का भी सेम एक्टिविटी का डायग्राम दिया हुआ था, तुम्हारी एक टेबल दी हुई थी, पीछे एक कार्डबोर्ड लगाया हुआ था, ऐसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई हुई थी, याद नहीं है?
अब इसे जो हो रहा है होने दो, ये इसे बंद करेगा और कुछ नहीं करेगा बस। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ल एल आ रहा है, रिफ्रैक्शन आएगा। बहुत कॉमन सी गलती अभी होगी टेस्ट में, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसको लेबल भी कर लेना डायग्राम में। जब भी कोई डायग्राम बनाने जाओ तो लिख देना वहां पहले ही। हाँ जी, अब लिखो लॉज, एग्जाम में आएंगे पक्का। लिखो, पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द व्हाट, बोलो जल्दी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये बात पता होनी चाहिए। पहला लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। हाँ जी, दूसरा लॉ क्या है बच्चों, ये पहले कौन सी क्लास में पढ़े थे, 9th से पहले, 7th में। हाँ तो सेम चीज है, लॉस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and reflected ray all lie in same plane। अगर प्लेन चेंज हो जाए किसी का, किसी रे का अगर प्लेन चेंज हो जाए फिर क्या होगा, ये लॉज फॉलो होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। सो सेम प्लेन का मतलब है ये सारी टच होनी चाहिए, जो भी प्लेन है तुम्हारा इमेजिनरी उससे ये टच होनी चाहिए, चाहे प्लेन कहीं भी है। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जो है वो इस पर टकरानी चाहिए, इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए सारी, इस पर चिपकी हुई होनी चाहिए, इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। सो दोनों लॉज हैं, दोनों ध्यान रखने हैं और ये चेंज नहीं होंगे। कौन से टाइप के मिरर्स के लिए लगते हैं ये, हाँ जी, सिर्फ प्लेन के लिए, सिर्फ स्फेरिकल के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए एमसीक्यू बनता है। कोई भी मिरर हो किसी भी टाइप का, चाहे प्लेन मिरर दे दें जिसमें रोज अपनी शक्ल देखते हो सुबह सुबह, चाहे स्फेरिकल मिरर दे दें, कॉनकेव कॉन्वेक्स, है ना। कॉनकेव मिरर है किसी के घर में, किसी के पापा शेविंग करते हो, शेविंग मिरर कहते हैं ना कॉनकेव मिरर को, है, या सबके पापा प्लेन मिरर से कर लेते हैं शेविंग, ठीक है। आ जाओ जरा, एक चीज देखो यहां पर, एक नोट लिखो, एमसीक्यू बनता है यहां से। These laws are applicable for all types of mirror. These laws are applicable for all types of mirrors. जैसे कि प्लेन मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। तो हमने स्फेरिकल मिरर को डिटेल में पढ़ना है इन चैप्टर्स में। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और बच्चों कॉन्वेक्स। तो तुम्हें एमसीक्यू देगा वो पूछेगा कि बताओ कोई एक्सेप्शन है क्या, फिर स्टेटमेंट एक डाल देगा इसमें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। भी पढ़ रहे हैं क्या होते हैं ये सारे डिटेल में। कॉनकेव ऐसे होते हैं और कॉन्वेक्स ऐसे होते हैं, और प्लेन तो तुम्हें पता ही है प्लेन कैसे होते हैं, ठीक है। सो एक बार कोई रिपीट कर दो जल्दी, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हाँ जी, सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले मैम हम चीजों को तब देख पाते हैं, दो चीजें होने, अगर सोर्स ऑफ लाइट ना हो। हाँ जी, अगर सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है देख लोगे, नहीं देख पाएंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आए, वो एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करे और उस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनमें हमारी आंखें रिसीव करें, और फिर ब्रेन का काम है बाकी सब। तो हम चीजों को देख लेते हैं। फिर क्या पढ़ा है, दो टाइप के सोर्सेस पढ़े हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है बच्चों, हाँ जी, उसके बाद क्या पढ़ लिया है, मीडियम पढ़ लिया, तीन टाइप के। ट्रांसपेरेंट वो है जिसमें लाइट जो है वो बहुत तेजी से जा रही है, कहीं भी दूर दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, चल सकती है, ठीक है। इजी प्रोपोगेशन होता है लाइट का, जिन मीडियम में उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं बच्चों? हाँ जी, चौड़ा डिस्टेंस कवर करेगी उसके बाद ब्लर हो जाती है, इंटेंसिटी जो है वो लाइट की कम हो जाती है। हाँ जी, ओपेक में क्या होता है? ट्रैवल नहीं करती मैम, शेडो बन जाती है। इससे ये चीज भी प्रूव होती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करती है। से फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेकल है कोई और ये लाइट आ रही है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल ना करती तो शेडो ना बनती कभी भी। वो शेडो बनी क्यों है इस चीज की? वो शेडो इसीलिए बनी है क्योंकि लाइट जो है वो इसको पार नहीं कर पाई। लाइट जो यहाँ से पड़ रही थी वो तो चली गई सीधी, लेकिन यहाँ क्या हो गई, यहाँ शेडो बन गई उस ऑब्जेक्ट की। फिर क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन पढ़ा है, बेसिक सी चीज है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ जी, ये फेंक के मारी कोई चीज और मैम वो चीज बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में। मीडियम याद रखना है। सो फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सेम मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। फिर तुमने दो लॉज पढ़े हैं, लॉज बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। हाँ जी, कौन कौन से पढ़े थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं है, बहुत बार फ्लो में बहुत बच्चे करेंगे गलती, टेस्ट में फ्लो में लिखते चले जाएंगे नॉर्मल भी एक रे है। नहीं, नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है मैम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। क्यों ड्रॉ करने की क्या जरूरत पड़ रही है उसको? हाँ जी, नॉर्मल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? नॉर्मल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? मैम वहीं से तो नापेंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे नाप पाओगे? नॉर्मल से तो नाप रहे हैं, इसलिए उसको ड्रॉ कर लिया है ना, कि कितने एंगल पे पड़ रही है और कितने एंगल से जा रही है। आ जाओ जरा, ये भी कौन सी क्लास में पढ़ा है? 7th में प्लेन मिरर पढ़ा था ना 7th में। यहां पर बस इतना ही पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बहुत डिटेल में नहीं जाना इसकी ना उस पर जाना। अच्छा ये बताओ, वहां तुमने ये पढ़ा था 7th क्लास में कि मिरर बनता कैसे, ये वाला प्लेन मिरर नहीं पढ़ा था? नहीं, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम बताओ तुमने क्या पढ़ा था पहले प्लेन मिरर के बारे में, तब मैं बताऊंगी। यहां तो तुम्हें बस 4 पॉइंट याद कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन तुम बताओ कि तुमने क्या पढ़ रखा है। हाँ, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, हाँ, और हाँ वो भी ठीक है, गुड। और हाइट सेम होती है ना। अगर हम प्लेन मिरर में किसी चीज को देखते हैं तो मैम जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज रहता है। ऐसे तो नहीं सुबह अपनी शक्ल देखते हो सर इतना बड़ा दिख रहा है ना, जितना बड़ा है उतना ही दिख रहा है ना। बहुत सारे मिरर्स मैम ऐसे हमें कैसे पता चल रहा है, क्या पता बड़ा ही दिख रहा हो। कुछ मिरर्स होते हैं कॉनकेव मिरर्स, उसमें तुम एनलार्ज फेस देखते हो अपना, तो वो अलग ही चीज नोटिस होती है, दिखती है वो चीज। हाँ जी, प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या पढ़ा था? और यहां पर सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने, उसके डिटेल में नहीं जा रही कि बनता कैसे है। वैसे बनने का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है। आगे वाले सरफेस को बहुत स्मूथ करते हैं, पीछे सिल्वरिंग करके ओपेक बनाते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे कोर्स में नहीं, जो तुम्हारे कोर्स में वही लिखवा रही हूँ 4 पॉइंट। हाँ जी, दीक्षा ने बोला कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, रुक जाओ। और वर्चुअल इरेक्ट कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बता रही हूँ ये होती क्या है, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। चलो आ जाओ इधर। से फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है। और यहां किसी भी चीज को खड़ा कर लो, पेड़ को खड़ा कर लो, किसी को भी, ठीक है। हाँ जी, अब एक चीज अभी के लिए मान लो, वैसे रूल्स हैं कुछ, अभी रे डायग्राम बनाना सीखेंगे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो रे डायग्राम्स बनानी सीखेंगे कि रे डायग्राम्स कैसे बनती हैं। अभी इस टॉपिक के लिए जितनी जरूरी है वो सीख लो। देखो हम मिरर में चीजों को कैसे देख पाते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम किसी प्लेन मिरर में देख रहे हैं मैम एक पेड़ कैसा दिख रहा है, तो कैसा दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा सब कुछ, है ना। उसी चीज को जो प्रॉपर्टीज तुम्हारे 4 कोर्स में है ना, उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ने के लिए इस डायग्राम को बना रहे हैं। हाँ जी, से फॉर एग्जाम्पल मैम यहां से एक रे आई, कौन सी रे? अभी तुमने पढ़ लिया है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर चीज के लिए फॉलो होंगे। ये क्या ड्रॉ होगा यहां पर? नॉर्मल। और रे वापस कहां से जाएगी बच्चों? कैसे जाना चाहिए रे को? आई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? आर के, ठीक है। यहां अपनी आंखें भी बना लो। हाँ जी, अब बताओ क्या करें। अब ध्यान से सुनो एक चीज, अब हम हर जगह ना 2 रेज बनाने वाले हैं, हर जगह 2 रेज कम से कम चाहिए हमारे ब्रेन को।
हमारा ब्रेन तभी बता पाता है चीजों को जब दो रे वो मीट करते हुए देखता है, ठीक है। तो ये 2 रे कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है बिल्कुल, ये रूल्स में भी हम पढ़ेंगे इसको आगे। तुम्हें ज्यादा रेज नहीं बनानी, तुम्हें खिचड़ी नहीं पकानी डायग्राम में, नीटनेस के लिए कि जो रे डायग्राम है वो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हम सिर्फ 2 रेज लेते हैं, ठीक है। एक चीज अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है मैम। एक रे आपने ये बता दी, ये रे ऐसे गई और ऐसे इसकी आंखों में चली गई, हाँ जी। से फॉर एग्जाम्पल एक और रे निकली होगी, वो ऐसे टकराई और वो भी क्या हो गई होगी, यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे क्या बच्चों? होंगे। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी आंखों को ब्रेन कहां दिखाएगा कि कहां है ये? देखो मैम, हमारी आंखें इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव कर रही है। दोनों कौन सी रेज है बच्चों? ये है मैम रिफ्लेक्टेड रेज, हाँ जी। ये कौन सी रेज थी? इंसिडेंट रेज। अब तुम्हारा ब्रेन देखो क्या करता है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो इन रेज को, भाई स्केल यूज करना, स्केल ध्यान से सुन लो, बिना स्केल के कोई भी रे डायग्राम नहीं बनाएगा क्लास में। ये खींचते हैं सीधी सीधी बैठ के, स्केल है। मैं आज तुम्हें मैसेज करना भूल गई, सीरियसली मेरे याद था 12 बजे, फिर मैं उसके बाद भूल गई कि मुझे तुम्हें मैसेज करना है। कल से स्केल लेके आएंगे सारे बच्चे, ठीक है, और स्केल यूज करेंगे यहां पे। हाँ जी, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है मैम? ब्रेन जो है वो पीछे 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 एक्सटेंड करा के इन दोनों को मिलाता है, और हमें पेड़ कहां दिखता है? ध्यान से सुनो, ये है प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट। इंसिडेंट रे आई, मिरर पे टकराई, हंस बाद में लेना, हंसने का बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हाँ जी सुन लो, इनके इंजेक्शन लगेंगे 2-2। हंसना अच्छी बात है, हंसमुख कहते हैं उनको जो हंसते रहते हैं, लेकिन बिना बात के ज्यादा फालतू में फिर पता है ना कहां जाते हैं। कहां था पागल खाना वो? आगरा शिफ्ट होकर रुड़की में आने वाला पक्का, ये भर्ती होंगे सारे वहीं। ध्यान से सुनो बेटा, सुन लो, ठीक है। ये क्लास में हो जाएगा चैप्टर, इसमें बस न्यूमेरिकल्स तुम्हारी कैलकुलेशन जिसकी ठीक होंगी, कुछ नहीं है, हलवा बिल्कुल। 9-10 नंबर का आता है, फिजिक्स 25 नंबर की है, 10 नंबर का ये है, फिर क्या करोगे? रोगे तो है नहीं, पास तो हो ही जाओगे ऑफ कोर्स। पास होने में क्या है, तुम तो 98-99 वाले बच्चे हो, 100 भी आ जाएंगे बहुत सारों के, लेकिन फोकस कर लो, ठीक है, फोकस। यहां से एक रे निकली, प्लेन मिरर पे टकराई, इस बंदे की आंखों में गई, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होके। दूसरी रे निकली, रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसकी आंखों में गई। मैम 2 क्यों लिए, 1 ले लेते? बेटा एक से तुम्हारे ब्रेन नहीं समझ पाता कि इमेज कहां बनी, तो मिनिमम 2 चाहिए तुम्हें। किसी ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 इंसिडेंट डालनी पड़ेंगी, 2 रिफ्लेक्टेड तुम्हें आंखों में अपनी लेनी पड़ेंगी कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब ये तुम्हारे ब्रेन का काम है। तुम्हारा ब्रेन ये असली में क्या बोलते हैं, जो चीज असली में होती है वो होता है मैम ऑब्जेक्ट, लेकिन तुम्हारी आंखों को क्या दिख रहा है? इमेज। तो जो असली नहीं है, जो तुम्हें दिख रही है वो नकली इमेज है। ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? बताना जरा, इरेक्ट का क्या मतलब है? सीधी। ऐसा तो नहीं होता अपना मुंह देख रहे थे, टेढ़ा दिख रहा है ऐसा मुंह, चिन ऊपर चली गई, सर नीचे चला गया, ऐसा तो नहीं दिखता। जब प्लेन मिरर में हम अपने मुंह को देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं मैम, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। हेड अप होता है और चिन डाउन होती है, सेम है ना। सो ऐसे ही यहां पे हो रहा है। जब तुम प्लेन मिरर में किसी चीज को देखोगे तो इमेज जो है उसका भी अप अप डाउन डाउन, ठीक है। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब है? नकली। मैम नकली का क्या मतलब है? असली थोड़ी ना है, इमेज है ना। असली अभी बताऊंगी कैसी होती है। असली इमेज वो होती है जहां पे रेज एक्चुअली मीट करें। यहां तो तुम्हारे ब्रेन की करामात है कि भाई एक्सटेंड कर लो पीछे, वहां बन रही होगी इमेज, वहां असली में थोड़ी ना है। असली चीज तो ये रही, वो तो नकली है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, इस डायग्राम से चारों चीजें क्लियर हो जाती है, तो तुम्हें याद रखनी है, इसलिए पहले डायग्राम बनाओ फिर लिखो। इमेज कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल भी अगर नहीं समझ में आई, इरेक्ट तो समझ में आ गया ना। इरेक्ट तो दिख रहा है, जड़ कहां है? नीचे। स्टेम कहां है? ऊपर। तो इरेक्ट है, मतलब सीधी है। जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज है। हाइट में बताना जरा, हाइट में कोई चेंज है क्या? हाइट सेम है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, मैं डिटेल में लिखवा रही हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। और प्रॉपर्टी बताना एक दो जरा, जो तुम्हें दिख रही हो यहां पे देख के जो पता चल रही हो। डिस्टेंस, एग्जैक्टली मैम। मिरर से जितना डिस्टेंस इस पेड़ का है उतना ही डिस्टेंस किसका होगा बच्चों? इमेज का। अभी डिटेल में लिखवा रही हूं।
और बताओ एक चीज क्या पता चल रही है? तो ये सारी चीजें इस डायग्राम में ही क्लियर है। इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट है, सीधी दिख रही है, इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअली होती है, अभी सिखाऊंगी मैं तुम्हें एक ट्रिक से, याद रखना है, क्योंकि तुम मुझे पता है क्या क्या भूलोगे भी, क्या कबाड़ा करोगे इसके टेस्ट में, ठीक है? तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी, उन्हें यूज करना तुम। ट्रिक से तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैग्निफिकेशन की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलों की भी ट्रिक्स हैं, वो मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? और जो चीते बनते हैं ना, सब आता है, उनका भी गलत नहीं होगा उससे, उसको फॉलो करना लेकिन, ठीक है? ध्यान से सुनो। हाँ जी, ये चीजें दिख रही है ना इसमें सब। हाइट जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही इमेज का है। और बताना और क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक चीज जो यहां नहीं दिख रही, जल्दी बताओ, वो तुमने पढ़ रखा है बहुत 7th 8th में। हाँ, वहां क्या नहीं दिख रही? पेड़ के नीचे आंख। अरे चल तेज बोलो बेटा, अरे बोलो बोलो। कह रहा मैं समझ गया मैम। अरे बताया तो करो, थोड़ा तेज बोलो ना। हाँ, अच्छा, दिख जाएगी। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा, मुझे कुछ और ही सुना। एक चीज बताना जरा, वो पढ़ा है कभी लेटरल इन्वर्जन? ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? गाना याद आ गया होगा। हाँ जी, अगर मैम ऐसे कोई चीज लिखी हुई है ना और प्लेन मिरर से झांकेंगे तो वैसे हो जाएगी। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना? जो चीज लेफ्ट में वो राइट हो जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट हो जाएगी। शीशे के सामने जाना, अपना हाथ उठाना, कोई सा भी हाथ, बहुत कॉमन सा वो एक्सपेरिमेंट इस चीज के लिए। क्या करोगे? तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैंने ये खड़ा किया अपना हाथ, आई एम अ ऑब्जेक्ट। अपना ये वाला हाथ खड़ा करो। हाँ जी, ऐसे तो दिखेगा तुम्हें। शीशे में क्या दिखेगा? ये शीशा लगा हुआ है, हाथ खड़ा करना, थक गया? हाँ जी, मैंने कौन सा हैंड अपना रेज किया हुआ है? और इमेज का भी यही हैंड रेज होगा। इसका कौन सा हाइट है? ठीक है, हमें देखने में ऐसा लगता है बीच में प्लेन मिरर है, अगर मैंने अपना राइट हैंड रेज किया है तो उसका लेफ्ट होगा। देखने में लग रहा है कि उसका भी तो वही हो रहा है, ठीक है? इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो चीज लेफ्ट होगी वो राइट हो जाएगी, जो राइट होगी वो लेफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। हाँ जी, चारों प्रॉपर्टीज लिखो। एमसीक्यू बन सकता है और इससे तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ये डायग्राम भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें इजीली ग्रास्प कर लोगे इस चीज को। लिखो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑलवेज। वो तुम्हें घुमाएगा सवाल में, कभी किसी एमसीक्यू में घुमा दे कि नहीं नहीं, कभी कभी रियल इन्वर्टेड भी बन जाती है। अरे लिख ले, कोई बात नहीं पगले, कुछ नहीं, ठीक है ना? नहीं होती, कभी नहीं होती, ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल डायरेक्ट है। वो कितना ही तुम्हें घुमाए, तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना। हाँ जी, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। अभी तुम देखोगे ना, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम चैप्टर में ना कभी 3D ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं करेंगे। वो तो मैंने पेड़ वैसे ही बना दिया जोश जोश में, है ना? लेकिन कभी नहीं यूज करेंगे। हमेशा कैसे यूज करेंगे? एक एरो बनाएंगे ऐसे, पूरे चैप्टर में एक एरो ले लेंगे बस, सिंपल। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट 3D बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक एरो लेंगे, उसी से सारे करेंगे। पता चला जी पेड़ बनाने में रह गए, पूरे चैप्टर में पेड़ इतने बना दिए, है ना? तो बस एरो एरो लेनी है। कभी डर गए हो आज ही, इतने सारे पेड़ बनाने पड़ेंगे क्या? एक एरो लेनी है, ठीक है? हाँ जी, और प्रॉपर्टी बताओ, लिखो अपने आप, तो तुमने पढ़ ली सारी, लिखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी, फिर काम की चीज पे चलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स पे जो काम है। हाँ जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद रखना है। क्या लिख दिया? ठीक तो लिखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज, या इमेज की हाइट उसके बराबर है, कुछ भी लिख लो। हाँ जी, बना लिया था, सबका बन गया था। प्लीज कृपया करके कल स्केल लेके आना है, और लड़कों को भी। लड़कों को लगता है हमारे तो हाथ से सीधी बनती है मैम, बिल्कुल ठीक है। कितनी सीधी बने हैं? सर्कल तो कड़े से बना लेते हैं लड़के तो ज्यादातर। हाँ जी, कंपास की जरूरत नहीं है, सर्कल तो ऐसे ही बना लोगे। 4th प्रॉपर्टी लिखो,
लिखो, क्या लिखोगे? लिखो फिर, लिखो, लिख ली। द इमेज फॉर्म्ड इज, इनके तो लिख दो जो बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर is equals to distance of object from mirror। लेकिन पीछे कौन है, आगे कौन है बच्चों? हाँ जी, इमेज है बिहाइंड द मिरर और ये इन फ्रंट। कुछ चीजें सोचने की, यहां पर हमेशा इधर ही लेंगे ऑब्जेक्ट को, हमेशा लेफ्ट साइड में ही, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? चलो, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको छोड़ दो। आओ जरा एक चीज लिख लो, रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज, बस फिर भाग जाना। ध्यान से सुनो, और ये ना कल की क्लास में इसको पढ़ के आना, ठीक है? और इसके पॉइंट्स लिख रहे हैं भी, इनकी एप्लीकेशन धीरे धीरे सीख लेंगे भी, क्या होती है, कौन सी इमेज क्या होती है। हाँ जी, रियल इमेज क्या होती है, लिखो। क्या ये पढ़ रखी होगी तुमने पहले भी? रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाट, व्हेन रियल, रियल का क्या मतलब है? असली। व्हेन रेज एक्चुअली मीट, असली में जब रेज मीट करती हैं। और रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, अभी देखेंगे स्क्रीन क्या होती है। पेपर ले लो, कोई कपड़ा ले लो, है ना, उन पे इमेज बन जाती है, उसको रियल इमेज कहते हैं। और सबसे खास बात, रियल इमेज इज ऑलवेज 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 क्या? इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखनी, इसको वेरी से याद कर लेना तुम, देखो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत एक कॉमन सी मिस्टेक है। अब वेरी की स्पेलिंग में आ गया वो अलग बात है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होगी बच्चों? इन्वर्टेड। हमेशा 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 ध्यान रखना है, VERI। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट और रियल इज हमेशा इन्वर्टेड। तो इसमें अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, हाय पता नहीं कैसी थी, इन्वर्टेड थी कि इरेक्ट थी, क्या थी, ये बस याद रख लो। वेरी, रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड, ऑलवेज ऑलवेज, किसी एक्सेप्शन के बिना। वो घुमा देगा तुम्हें क्वेश्चन में कि कॉन्वेक्स मिरर ने बताओ ऐसी बना दी, वर्चुअल बना दी, साथ में इन्वर्टेड है। वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड बन ही नहीं सकती, हमेशा इरेक्ट बनेगी। हाँ जी, इधर लिख लो अपने आप, क्या लिखोगे? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, जल्दी बताओ क्या? व्हेन रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। rays appear to meet। ऐसा लगता है जैसे मिल रही हैं, असली में नहीं मिलती, ठीक है? भारद्वाज क्या हो गया? वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते हैं, नकली है ना, असली मिलेगी तुम्हें स्क्रीन पे। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज कैसी बच्चों? 12th क्लास में जाओगे तो ट्विस्ट है कहानी में, कोई कुछ भी हो सकता है। यहां के लिए बस 10th के लिए ही कहानी क्या है? 10th के लिए वेरी, वेरी जो है ये 10th के लिए बस।
वहां जाके फिर वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अलग अलग कहानी पढ़ोगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हाँ जी, ये डिफरेंसेस आने चाहिए, कई बार डिफरेंसेस लिखने को आते हैं दोनों में। तो जब रेज में एक्चुअली में मीट करती हैं, रियल इमेज है, स्क्रीन पे मिलती है, और कैसी होगी, इन्वर्टेड। फिर कल स्टार्ट करेंगे, चलो स्फेरिकल मिरर एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे।